दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी सुपर वुमन मानवी। ये हमारी कहानी सुकून एफएम चैनल पर हर रोज सुबह 8:15 बजे आती है। दोस्तों, हमारी कहानी शाम को 6 बजे लव हैकर आती है और 7 बजे सीक्रेट घर जमाई आती है। अगर आप लोग और भी नई नई कहानियां सुनना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अपने सुकून एफएम चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए। इसके साथ ही 2-4 दिन में मैं आप लोगों के लिए 4 बजे एक और नई कहानी लेकर आ रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। रोमियो और जूलियट पर वो कहानी आधारित है। दोस्तों, कहानी जब भी सुने तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर लिख कर भेजें कि आपको कहानियाँ कैसी लगती हैं। चलिए, आज के सुपर वुमन मानवी के छठे एपिसोड में आपका मैं मनदीप फिर से स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं कहानी। मानवी अपने मास्टर के कहने के बाद उस जगह पर चली गई थी जहाँ पर उसको और ज़्यादा शक्तियाँ मिलनी थी। वो अपने बॉडीगार्ड के साथ वहाँ चली गई थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसकी झड़प एक और दूसरे गुंडे से हो गई थी। लेकिन जब उस गुंडे को पता चला कि इसके साथ पहले से कोई है, तो वो वहाँ से नाराज होकर चला गया था। उसके बाद मानवीय ने औषधीय जड़ी बूटी ढूंढने के एफ लेवल के काम की तरफ इशारा करते हुए कहा, रोहित, तुम भी उस काम को संभालो। वो काम आसान था और उसमें समय और मात्रा की कोई सीमा भी नहीं थी। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति ये मिशन लेता था वो किसी भी समय कितनी भी जड़ी बूटियां स्वीकार कर सकता था और एक ब्रेक हार्ट घास के बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं, या जितनी ज्यादा जड़ी बूटी वो खोजेगा उतनी ही ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं उसको मिलेगी। रोहित ने मानवी को पास ले गए लोगों की तरफ भौहें चढ़ाते हुए पूछा, मिस, वे लोग क्या कह रहे थे? मानवी ने धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं, वो बस एक गैंग के मेंबर थे जिन्हें एक काम मिल गया था। इसके अलावा जब हम बाहर हों तो मुझे मिस मत कहा करो, मुझे मेरे नाम से ही बुला सकते हो तुम। रोहित ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी मानवी। रोहित आश्चर्यजनक रूप से लचीला था। मिशन प्राप्त करने के बाद मानवी और रोहित शहर के एंट्री गेट की तरफ चल पड़े। शहर के फाटकों पर पहले से ही चहल पहल थी। लोग लगातार अंदर आ रहे थे, लेकिन सभी प्रवेश शुल्क का भुगतान करने में पूरी तरह से सक्षम थे। जैसे ही मानवी और रोहित फाटक से बाहर निकले, वैसे ही मानवी को अचानक अपने पीछे हवा में कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसने सहज ही अपना दाहिना पैर पीछे खींच लिया। अगले ही पल डोंक की आवाज आई। एक आवाज अनजानी सी मानवी के घोड़े के पैर के हल्के से टकरा गई। मानवी ने पीछे मुड़कर देखा तो काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो बूढ़ा आदमी खुद को गले लगाए हुए था। उसकी बाहें उसकी छाती पर थी। अगर मानवी ने अपना पैर ऊपर नहीं उठाया होता तो बूढ़ा आदमी उसके बछड़े को गले लगा रहा होता। रोहित ने उस बूढ़े आदमी को घूरा जो मानवी के बछड़े से लिपट गया था और भौहें चढ़ाकर कुछ कहने ही वाला था। लेकिन बूढ़े आदमी ने रोहित के मुंह खोलने से पहले ही कुछ ऐसे शब्द कहे जिसे सुनकर तो रोहित भी अवाक रह गया था। उसने कहा, तुम लोग मुझ जैसे बुजुर्ग से इतनी लापरवाही से कैसे टकरा गए? हे भगवान, क्या आजकल के सभी नौजवान इतने जल्दबाज हैं? जनता का मनोबल हर गुजरते दिन के साथ गिरता जा रहा है। इस नाराजगी भरी आवाज ने कई लोगों को मुड़कर देखने पर मजबूर कर दिया और वो गपशप करने लगी, लेकिन कोई भी बीच बचाव के लिए आगे नहीं आया। ऐसा लग रहा था हर जगह अगर मामला उनसे जुड़ा न हो तो कोई भी मदद करने की जहमत नहीं उठाता था। गेट पर खड़े पहरेदार भी उत्साह से इस स्थिति को देख रहे थे। जब तक मामला हाथ से बाहर न निकल जाए, पहरेदार कुछ नहीं करने वाले थे। इसके अलावा मानवी और रोहित ने साधारण कपड़े पहने भी हुए थे और आम लोगों जैसे कि दिखाई दे रहे थे। पहरेदार आम लोगों पर समय बर्बाद करने को भी तैयार नहीं थे। अगर रईसों को परेशान किया जा रहा होता तो वे उस बूढ़े को भगाने के लिए पहले ही वहां पर आ जाते। मानवी का मुंह फड़क उठा। उसने मन ही मन में सोचा, मैं उससे टकरा गई, क्या कोई वो ठग है? जैसे उसने सोचा, मानवी ने उस बूढ़े की आंखों में एक चालाकी भरी चमक देखी और तुरंत उसका मन बदल गया। उसकी आंखों में पैसों का लालच नहीं था,
लेकिन मानवी को सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की हुई थी कि वो अपनी ऊर्जा छुपा रहा था। हालांकि वो बाहर से एक आम बूढ़ा जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके काले लबादे में एक हल्की सी जादुई लहर निकल रही थी। ये एक महंगा जादुई यंत्र था, और ये बूढ़ा जितना दिखता था उतना सीधा साधा ये था नहीं। मानवी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, इस बुजुर्ग आदमी के लिए मुझे इतना अफसोस क्यों हो रहा है। मानवी समझ भी नहीं पा रही थी कि उसे अजीब सा एहसास क्यों हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस बुजुर्ग आदमी ने उलझना वाकई में उसके लिए कोई बड़ी मुसीबत वाला काम था। मानवी ने मन ही मन में सोचा कि जल्दी से इस मामले को सुलझा लेना ही बेहतर होगा। इसलिए उसने उस बूढ़े से कहा, ये मेरी गलती थी और तुम्हारी भरपाई के लिए है ये कहते हुए उसने कुछ सोने के सिक्के निकाल लिए। उस बूढ़े आदमी ने मानवी की बात पर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, कम से कम तुम में शिष्टाचार तो है। मुझे ये बताओ कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। बूढ़े आदमी ने पैसे तो नहीं लिए, लेकिन उसकी नजर मानवी पर ही थी। मानवी ने जब उसकी आंखों में एक कुटिल चमक देखी तो उसका मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। वो समझ गई कि यह बूढ़ा आदमी उसी पर निशाना साध रहा है, लेकिन क्यों। उसे ने उसे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप उस आदमी को घूरती रही। बूढ़े आदमी ने बिना पलक झपकाए मानवी को घूरते हुए फिर से कहा, मैं पूछ रहा हूं कि तुम कहाँ जा रही हो। बूढ़ा आदमी घोड़े पर टिका रहा। वो सिखाने को तैयार नहीं था। काफी देर बाद मानवी ने आखिरकार हल्के से जवाब देते हुए कहा, गेल गोश्त तक। बूढ़े ने मानवी को छाती की कुलटता को देखते हुए कहा, अरे ये तो बहुत बड़ा इत्तेफाक है। मैं भी वहां जा रहा हूँ। मुझसे टकराने के बदले में तुम मुझे भी वहां तक लेकर चलो। तुम लोग जवान और मजबूत हो, इसलिए तुम लोग मुझ जैसे कमजोर बूढ़े आदमी की रक्षा भी कर सकते हो। यह बूढ़ा आदमी सीधा साधा नहीं था। नहीं, उसका चेहरा बहुत मोटा था, बल्कि विकृत भी था। मानवी ने बूढ़े आदमी की कुटिल निगाहों को देखा, जिससे उसका शक और पुख्ता हो गया। मानवी इस परेशान करने वाले बिगड़ेल बूढ़े आदमी से उलझना भी नहीं चाहती थी। इसलिए उसने फैसला करते हुए कहा, हमारे पास सिर्फ 2 घोड़े हैं, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। फिर भी मैं तुम्हारे लिए ये गाड़ी किराए पर लेकर दे देती हूँ। लेकिन बूढ़े आदमी ने साफ मना करते हुए कहा, ओह नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। वो इतनी दूर है, कोई भी गाड़ी वाला वहां जाने को तैयार नहीं होगा। और क्या तुम्हें लगता है कि वो कोचवान जो खतरे के समय घोड़े से भी तेज दौड़ते हैं, वो मेरे जैसे बूढ़े आदमी की रक्षा भी कर पाएंगे। उसने साफ तौर पर मानवी को न जाने देने का प्लान बनाया था। बेशर्मी से ये शब्द कहे कि एक कोचवान घोड़े से भी तेज दौड़ सकता है, वह ऐसी बात कैसे कर सकता है। रोहित ने बूढ़े आदमी की चालाक आंखों को देखा और उलझन में पड़ गया। उसको यह बूढ़ा आदमी बहुत जाना पहचाना सा लगने लगा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह आदमी है कौन। हालांकि वो उससे पहले जरूर मिल चुका था, पर फिलहाल उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो उसे कहाँ मिला था। तभी मानवी ने भौहें चढ़ाई और कहा, तो फिर तो फिर तुम क्या चाहते हो। उसको लग रहा था कि इस बूढ़े ने उनका पीछा करने का अब मन पक्का कर लिया है। हालांकि उसका इरादा अभी साफ नहीं था, लेकिन एक बात पक्की थी कि इस बूढ़े का कोई बुरा इरादा हो भी सकता था या नहीं भी। रोहित ने अपने दिमाग में इस बूढ़े आदमी के बारे में याद करने की कोशिश की, और अचानक रोहित की आंखें चौड़ी हो गई। उसने मन ही मन चौंकते हुए कहा, ये ये वही है। असल में ये वही है। उसका ठिकाना हमेशा अनिश्चित रहता था, इसलिए ये वही हो सकता है। उसे मिलकर रोहित को बहुत आश्चर्य हो रहा था, लेकिन रोहित अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि वो मानवी के पीछे इतना पागल क्यों हो रहा है। लेकिन अगर वो उसे इस पूरी यात्रा में अपने साथ रखते तो खतरा शब्द का अस्तित्व ही नहीं रहता। मानवी के बोलने का इंतजार किए बिना ही रोहित ने जल्द से कहा, जरूर सीनियर, मैं तुरंत आपके लिए एक अच्छा सा घोड़ा खरीदूंगा। कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए। रोहित के व्यवहार में अचानक आए बदलाव से मानवी को समझ आ गया कि उसे जरूर कुछ पता चल गया है।
अगर ऐसा है तो वो बस देखती रहेगी कि क्या हो रहा है। रोहित ने झटपट एक घोड़ा खरीदा और बूढ़ा आदमी फुर्ती से घोड़े पर चढ़ गया। उसने खुद को कमजोर, बेचारा और बूढ़ा कहा था, और इस तरह तीनों दिल्ली शहर के द्वार से बाहर निकल गए। सुबह सुबह की हवा ताजगी भरी थी। पक्षी चहचहा रहे थे और इधर उधर उड़ रहे थे। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे पन्ने जैसे हरे पेड़ खड़े थे, जिनके पत्तों से ओस की बूंदें क्रिस्टल जैसी साफ लटक रही थी। तभी उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है, नन्ही सी सुंदरी? बूढ़ा आदमी पूरे समय शरारत भरी बातें कर रहा था। मानवी को उसने जो नाम दिए थे वो बहुत अजीब भी थे। मानवी ने बिना सोचे समझे कहा, मानवी। बूढ़े आदमी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ओह मानवी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिर तुम्हारी उम्र क्या है? बूढ़े आदमी की नजर चुपके से मानवी के सीने पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़की ज्यादा उम्र की तो नहीं हो सकती, पर इसका विकास काफी अच्छा हो रहा है। मानवी ने ठंडे स्वर में जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? लेकिन रोहित की आंखों में चिंता की एक लकीर उभर आई थी। वो जानता था कि वो इस इंसान को दुखी तो बिल्कुल नहीं कर सकते। सम्राट भी उसे खुश करने की कोशिश करता रहता था, उसे जरा भी नाराज करने से डरता था, क्योंकि वो एक ऐसा महान व्यक्ति था जिसके पास पूरे शहर को एक चुटकी में तबाह करने की ताकत थी। बूढ़े आदमी ने मानवी के रवैये पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और शोर मचाते हुए अंदाजा लगाते हुए कहा, तो फिर मुझे अंदाजा लगाने दो, 12, 13, 14 या 15। मानवी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कानों के आसपास कई मक्खियां आके भिनभिना रही हों। मानवी को उसकी शोरगुल भरी बातचीत का पूरा ज्ञान न होने के कारण बूढ़े व्यक्ति ने बात करने के लिए टॉपिक चेंज करते हुए कहा, मानवी, तुम एक जादूगर हो ना, है ना? मानवी ने सिर हिलाते हुए ठंडे स्वर में कहा, जी नहीं। मानवी ने अभी अभी सनराइज इंस्टीट्यूट में अपनी पढ़ाई शुरू की थी और अभी तक अपने मूल्यांकन के लिए जादूगर परिषद के सामने भी नहीं गई थी। वो रोहित बहुत खुश था। उसने मन ही मन में सोचा, क्या खुद इस टॉपिक को उठाकर वो मानवी को निर्देश देना चाहता है? अगर हाँ, तो वो मानवी बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि दिल्ली का एकमात्र जादूगर संत है। वो लगातार यात्रा करता रहा था। सनराइज इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल ओमकार का मास्टर भी था। उसका पूरा नाम देश में गूंजता था और वो जीवंत किंवदंती था कि क्योंकि हालांकि अन्य देशों के भी जादूगर संत होते थे, लेकिन 26 साल की छोटी सी उम्र में इस लेवल को प्राप्त करने वाला वो एकमात्र था। वो प्रतिभाशाली लोगों में से सबसे प्रतिभाशाली था, लेकिन दुनिया ये भी जानती थी कि इस महान व्यक्ति में एक दुखद दोष था, और वो थी वासना। और वो किसी भी प्रकार की वासना नहीं, बल्कि एक दुनिया को हिला देने वाली, भविष्य को नष्ट करने वाली, देवताओं और मनुष्यों को क्रोध करने वाली व्यभिचारिणी थी। विनोद ने उत्साह से कहा, ओह, तो क्या आपका कोई मास्टर है? इस वाक्य ने रोहित के जबड़े को मानो हवा में उड़ा दिया। उसने हैरान होते हुए मन ही मन कहा, ये विनोद के शब्दों का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि मानवी को अपनी स्टूडेंट बनाना चाहता है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बहुत कम स्टूडेंट थे, उनमें से एक सनराइज इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल था। क्या उसे सचमुच मानवी अब पसंद आ गई थी? मोहिनी मानवी से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली थी, लेकिन विनोद ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। लेकिन आज उसने मानवी से यह सवाल पूछा था। मानवी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हाँ जरूर। उसके इस शब्द सुनकर रोहित लगभग घोड़े से उतर गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे समझ नहीं आया कि उसके सामने कितना बड़ा मौका था। विनोद ने मानवी के उत्तर पर जरा भी ध्यान न देते हुए हंसते हुए कहा, तो क्या तुम मेरी स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो? रोहित को ऐसा महसूस हो रहा था कि आज उसका दिल अचानक उड़ जाएगा, और वो नीचे गिर गया, फिर वो ऊपर तक उड़ गया था। तभी मानवी ने उदासीनता से मना करते हुए कहा, नहीं। वो साफ जानती थी कि वो एक व्यक्ति का सिर्फ एक ही मास्टर हो सकता है। वहीं रोहित का दिल जोरों से धड़क रहा था।
उसे लगा जैसे उसका दिल किसी अति उत्तेजक रोलर कोस्टर पर सवार हो गया हो। मानवी की ना सुनकर विनोद मुंह बनाते हुए बोला, क्या तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? लाखों लोग उसके स्टूडेंट बनना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ ये नन्ही सी सुंदरता, उसके सामने वाला उसके नहीं जानता था कि वो कौन है। वो ये सोच रही थी कि यही उसके ना करने की वजह थी। मानवी ने धीरे से कहा, एक अश्लील और विकृत बूढ़ा आदमी। उसके मुंह से जहर उगलने लगा था। रोहित के चेहरे के भाव भी तुरंत बदल गए। हालांकि मानवी ने कहा कि वो निर्विवाद सत्य था, लेकिन ये व्यक्ति विनोद था। अहम अहम। विनोद को हल्की खांसी आ गई, लेकिन वो शर्मिंदा या गुस्सा नहीं हुआ। इसके बजाय उसने एक नया टॉपिक खोलते हुए कहा, मैं मास्टर विनोद हूं। तभी रोहित ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, ग्रेट मास्टर विनोद, तो ये आप हैं? हमारे देश के एकमात्र जादूगर संत होने के नाते आप हमेशा से एक महान हस्ती रहे हैं, लेकिन आज आप यहाँ कैसे? रोहित ने तुरंत विनोद की पहचान बताई। जाहिर तौर पर वो मानवी को यह बताना चाहता था कि इस विकृत बूढ़े को बुरा नहीं कहा जा सकता। बेहतर होगा कि वो उसकी स्टूडेंट बन जाए। मानवी ने अपनी बाहें थोड़ी ऊपर उठाई। विनोद, ये वो महान व्यक्ति जो प्रतिभाशाली लोगों में से एक प्रतिभाशाली था। सनराइज इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल का मास्टर, दिल्ली का एकमात्र जादूगर संत। उसका वास्तव में इस तरह का घिनौना व्यवहार था। मोटी चमड़ी, आसमान छूती वासना और बेहद अश्लील। लेकिन रोहित बेहद उलझन में था। उसको अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ग्रेट मास्टर विनोद को मानवी क्यों पसंद आ रही थी। वो उसे अपना स्टूडेंट क्यों बनाना चाहता था। यह कहना अतिशोक्ति होगा कि वो सिर्फ उसकी सुंदरता के आधार पर उसे अपनी स्टूडेंट बनाना चाहता था, क्योंकि खूबसूरत महिला जादूगरनी तो हर जगह मौजूद थी। इसकी वजह सिर्फ यही थी कि मानवी में कुछ खास था जो उसे दूसरों को नहीं पता था, लेकिन विनोद ने उसको खोज लिया था। मानवी को बलदेव की सलाह याद आ गई। उसने उसे बताया था कि अपनी असाधारण प्रतिभा किसी बाहरी व्यक्ति को तब तक नहीं बतानी चाहिए जब तक वो उस व्यक्ति से ना मिल ले। उससे पहले कभी नहीं, और सिर्फ वही व्यक्ति उसका मास्टर हो सकता था। क्या यह वही व्यक्ति था जिसके बारे में दादाजी बात कर रहे थे? मानवी ने अंदाजा लगाया। उनकी स्थिति और पहचान के आधार पर 10 में से 9 लोग उन्हें ही मानते थे। अगर ऐसा होता तो? मानवी की आंखों में एक अदृश्य चालाक मुस्कान उभर आई। मानवी ने पूछा, तुम मेरे मास्टर बनना चाहते हो? जब वो कामुक बूढ़े आदमी विनोद की तरफ देखने लगी तो अपने घोड़े पर उसके पीछे पीछे आ रहा था, अभी भी उसको ऊपर से नीचे तक घूर घूर कर देख रहा था। विनोद तभी होश में आया। उसने मानवी को बाहें चढ़ाकर देखा और अपने शरीर से जादू की एक अजीब सी लहर छोड़ी। विनोद की आवाज रोहित को सुनाई दिए बिना ही मानवी के दिमाग में गूंज उठी। उसने धीरे से कहा, छोटी सुंदरी, तुम्हारे जैसी प्रतिभा सदियों में कम ही देखने को मिलती है। मेरी स्टूडेंट बन जाओ और मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे साथ न्याय से भी बढ़कर व्यवहार किया जाएगा। वह अश्लील आवाज बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे कोई बाल तस्कर छोटी बच्ची को बरगला रहा हो। मानवी समझ गई थी कि वो बहुत ही उच्च स्तरीय जादू था जो सीधे मन में बात कर सकता था। किसी और को जादू की आवाज नहीं सुनाई दी। उसे एक करतब दिखाकर बूढ़ा आदमी जता रहा था कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी है। खैर, मानवी ने बाहें चढ़ा ली। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत गहराई से सोच रही हो और वह निर्णय लेने में असमर्थ हो। उसकी झिझक भरी उपस्थिति ने विनोद को थोड़ा चिंतित कर दिया। शहर के फाटकों पर उसने सुंदर मानवी को देखा था और फिर मानवी की छिपी प्रतिभा को देखकर वो चकित रह गया था। वैसे खजाने को कैसे छोड़ सकता था? उसे अपना स्टूडेंट बनाना ही होगा। अगर ये लड़की होती तो उसकी विरासत निश्चित रूप से आगे बढ़ सकती थी और ये निश्चित रूप से उस बूढ़े आदमी की स्टूडेंट सलोने से मुकाबला कर सकती थी। मानवी वाकई नेक दिल इंसान नहीं थी। विनोद का नाम तो बूढ़ा आदमी मानवी को इतना चाहता था कि उसकी आंखें लाल हो गई। अफसोस की बात यह थी कि उसे इस बात का पता नहीं चला। तभी रोहित ने अपनी गाड़ी धीमी कर दी, दोनों के आने का इंतजार किया, फिर पीछे पीछे चल पड़ा। मानवी ने अनिच्छा से बाहें चढ़ाते हुए कहा, मैं आपकी शिष्या क्यों बनना चाहूंगी? विनोद ने फिर दिखावटी अंदाज में अपनी छाती तानते हुए कहा, अगर तुम मेरी स्टूडेंट बन जाओ
तो तुम बगल में चल सकती हो। खैर ये सच था, विनोद न सिर्फ विकृत था बल्कि बहुत संरक्षण देने वाला भी था। अगर गलती से उसके स्टूडेंट की भी होती तो वो उसका साथ न देता। जरूरत पड़ने पर उन्हें वैसे ही बचाता जैसे एक मुर्गी माँ अपने चूजों को बात से बचाती है। बेशक उसका स्टूडेंट बनना आसान नहीं था, बल्कि यह बहुत मुश्किल था। अब तक सिर्फ उसके दो ही स्टूडेंट थे। मानवी उसकी तीसरी शिष्या बनने वाली थी। तभी मानवी ने तिरस्कार से कहा, इसमें इतना अच्छा क्या है? मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कुछ ज्यादा यथार्थवादी चीज ढूंढ लो। विनोद ने अपना मुंह खोला और बंद कर दिया, आंखें घुमाई, लेकिन असल में यह बहुत खुश था। उस नन्ही सी सुंदरी की यह शब्द कहने का मतलब था कि उसके पास एक मौका जरूर है। विनोद ने उसको मनाने की कोशिश की और कहा, लो नन्ही थी सुंदरी, अगर तुम एक बार इसे कुचल दो तो तुम अपनी रक्षा के लिए एक दो पंखों वाले देवदूत की आत्मा को बुला सकती हो। अचानक विनोद के हाथ में एक पेंडेंट प्रकट हो गया। पेंडेंट पारदर्शी था, आंसू की बूंद के जैसा धूप में चमक रहा था। उसे हार एक शर्मनाक नीच बदतमीज बूढ़े से शर्त जीतने पर मिला था। उसने इस शर्त में इतना कुछ जीता था कि उसने इस बात की भरपाई कर दी कि उसके स्टूडेंट्स में से कोई भी उस बूढ़े के स्टूडेंट जितना अच्छा नहीं था। मानवी ने बिना किसी शर्म से उसके एक हाथ से वो ले लिया और विनोद को देखकर, जो बिल्कुल भी दुखी नहीं लग रहा था, मानवी समझ गई कि ये कीमती चीजें शायद उसके लिए कुछ भी नहीं थी। विनोद ने हल्की सी हंसी के साथ पूछा, अब क्या तुम मुझे मास्टर कह सकती हो? लेकिन मानवी ने हार को इधर उधर घुमाया और कहा, आप इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे कुचलने के बाद ये गायब हो जाएगा, है ना? अगर दूसरा व्यक्ति बहुत ताकतवर हुआ तो उसने मेरे द्वारा बुलाई गई चीज को तुरंत मार दिया तो क्या होगा? तब तो मैं वैसे भी मर जाऊंगी। आपका स्टूडेंट सनराइज इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल ने अपने स्टूडेंट को ब्रीज ब्रेसलेट दिया था। मानवी ने हार को तिरस्कार में हवा में घुमाया, लेकिन मन ही मन उसने सोचा, ये आदमी तो एक जादूगर संत है, इसके पास और भी बहुत सी अच्छी चीजें होनी चाहिए। ये मुझे इससे बेवकूफ बनाना चाहता है। विनोद ने आंखें झपकाई, ये बिल्कुल भी दोषी नहीं लग रहा था। अचानक चालाकी से हंसते हुए बोला, इसमें क्या खास है, लो मैं तुम्हें ये और देता हूँ। कहते हुए उसने हाथ हिलाया और हाथ हिलाने से और भी चीजें अचानक प्रकट हो गई। मानवी जानती थी कि विनोद के पास जरूर कोई शानदार स्पेस स्टोरेज होगा जिससे वो कहीं भी से भी चीजें निकाल सकता था, लेकिन वो स्पेस रिंग थी या स्पेस बैग, ये वो पक्के तौर पर नहीं कह सकती थी। मानवी ने विनोद के हाथों में मौजूद अदृश्य वस्तुओं को देखकर चकित होते हुए पूछा, ये क्या है? विनोद ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चीजों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, ये एक अदृश्य केप है। ये तुम्हें अदृश्य बना सकता है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। वहीं ये एक परिवहन ब्रेसलेट है, लेकिन चूंकि ये एक बहुत ही उन्नत मंत्र है, इसलिए ब्रेसलेट में पूरा जादुई फंदा बनाना नामुमकिन है। इसलिए तुम्हें सिर्फ 15 मीटर तक पीछे लेकर जा सकता है, लेकिन खतरे से बच निकलने के लिए काफी है। और ये छोटा सा धनुष एक जादुई हथियार है। तुम्हें बस इसमें जादू भरना है और ये एक जादुई तीर प्रकट कर देगा, और उपयोगकर्ता की प्रकृति के अनुसार धनुष एक जादुई तीर चला देगा। तुम आग तत्व की स्टूडेंट हो, इसलिए जब तीर लगेगा तो एक ज्वाला भी फूटेगी। विनोद उसके बाद फिर हंसने लगा, ये जानते हुए कि उपकरण बहुत कीमती थे, मोहिनी के ब्रीज ब्रेसलेट से कहीं ज्यादा कीमती। पहली चीज तो बहुत ही ज्यादा कीमती थी। अगर ऐसा खजाना किसी कातिल के हाथ लग जाए तो 10 मिनट के लिए भी वो जानलेवा हो सकता था। दूसरी चीज की बात करें तो 1 सेकंड में 15 मीटर पीछे लेकर जाने का मतलब था कि सभी जादूगर शारीरिक लड़ाई से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके लिए प्रतिद्वंदी से जितना दूर रहा जाए उतना ही बेहतर होगा। और आखिरी वस्तु, छोटा सा धनुष, वाकई सुंदर भी था, जिस पर नकाशीदार सुनहरे फूल बने हुए थे, जो एक हल्की जादुई आभा बिखेर रहा था। जादुई पाश को नकाशी में उकेरना निर्माता की बहुत ही सुंदर और सोच समझ कर की गई कला थी। मानवी ने वो सब चीजें लेते हुए कहा, जी शुक्रिया। हालांकि मानवी ने सभी उपहार ऐसे स्वीकार किए जैसे वो उनकी हकदार हो। तभी विनोद ने बोहें चढ़ाकर कान से कान तक मुस्कुराते हुए कहा, छोटी सुंदरी, क्या अब तुम मुझे मास्टर कह सकती हो? मानवी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने हाथ हिलाते हुए कहा,
हाँ ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मेरे पहले से एक मास्टर हैं। वे मेरे पहले मास्टर हैं, और अगर आप मेरे मास्टर बनना चाहते हो तो आपको मेरे दूसरे मास्टर बनना होगा उनके बाद। बस यही मेरी शर्त है। विनोद का खिलखिलाता चेहरा आखिरकार बदल गया। दूसरा मास्टर? उसने इस तरह की उपाधि के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। वो एक संत जादूगर किसी के पीछे। और ये क्या मजाक था कि विनोद ने उदास होकर पूछा, क्या वो व्यक्ति भी एक जादूगर संत है? मानवी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, लेकिन मेरी यही शर्त है कि मैं समझौता करने को तैयार नहीं। उसका चेहरा असामान्य रूप से गंभीर हो गया था। विनोद ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर ठीक है। हैरानी की बात यह थी कि विनोद ने सीधे जवाब दिया, क्योंकि उसने पहले से ही ऐसा करने की योजना बना रखी थी। फिर विनोद ने मानवी की तरफ खुशी से देखते हुए आगे कहा, अब क्या तुम मुझे मास्टर बुला सकती हो? मानवी ने सीधे ही कहा, मास्टर? उसके मुंह से मास्टर सुनकर विनोद ने ठहाका मारकर हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। वो इतना जोर से हंस रहा था कि वो अपने घोड़े से गिरते गिरते बचा। आखिरकार इस बार वो अपने दुश्मन के सामने अपना सिर ऊंचा कर सकता था। रोहित, जो अभी भी पीछे चल रहा था, उसने देखा कि विनोद इतनी जोर से हंस रहा है कि वो घोड़े से गिरने ही वाला है। रोहित तुरंत समझ गया कि आखिर क्या हुआ होगा। विनोद ने मानवी को अपना स्टूडेंट आखिर बना लिया होगा। उसने मन ही मन में कहा, हे भगवान, हे भगवान, क्या ऐसी अकल्पनीय घटना सच में घटी है? आखिर मानवी ने ऐसा क्या अनोखा था जो मुझे नहीं पता चला? विनोद जैसा महान व्यक्ति मानवी से अपना स्टूडेंट बनाने पर इतना जोर दे रहा है। रोहित पूरी तरह से हैरान था, लेकिन तभी उसे याद आया कि यह खबर तुरंत बलदेव को बतानी होगी। विनोद ने पलकें झपकाई, मानवी की छाती को विकृत दृष्टि से देखते हुए कहा, मेरी प्यारी स्टूडेंट, तुम गेल गोर्ज क्यों जा रही हो? मानवी ने सहजता से कहा, औषधीय जड़ी बूटी इकट्ठा करके कुछ पैसे कमाने के लिए जा रही हूँ। साथ ही एक्सपीरियंस लेने के लिए भी, कुछ निम्न स्तर के जादुई जानवरों को मारने के लिए। मानवी नहीं चाहती थी कि आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में बहुत से लोग कुछ जाने। इसके अलावा यह उसके पहले मास्टर शंकर की कीमती संपत्ति थी। इसके अलावा मास्टर ने विनोद के चेहरे पर भारी बदलाव देखा जब उसने बताया कि वो दूसरा मास्टर है, इसलिए दूसरे मास्टर से पहले मास्टर का जिक्र न करना ही अच्छा था। विनोद ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर रोहित की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओह, खैर ये शूरवीर बॉडीगार्ड बहुत ताकतवर है। शायद पहले से ही एक महान तलवारबाज है। उसके साथ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। मुझे अभी और काम निपटाने हैं। कुछ लोगों से मिलना है। अपना मिशन पूरा करने के बाद जादूगर परिषद में आकर मुझसे मिलना। मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा जो मैं जानता हूँ। विनोद ने यह सब कहा। अब जब उसने मानवी को अपना स्टूडेंट बना लिया था, तो उसे सचमुच जल्दी वापस आकर उस काम को निपटाने की जरूरत थी। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। मानवी बहुत हैरान थी। एक तो विनोद ने रोहित के बारे में जो कहा, और दूसरा विनोद को इतना परेशान करने वाली बात कोई छोटी मोटी तो नहीं हो सकती थी। वो मन ही मन में सोचने लगी, क्या रोहित सिर्फ एक महान योद्धा नहीं था? फिर विनोद ने उसको महान तलवारबाज क्यों कहा? एक साथ दो स्तर ऊपर चढ़ जाना, तो रोहित हमेशा से अपनी ताकत छुपा रहा था इसका मतलब। और इस तरह से मानवी को साफ पता था कि विनोद के लिए कितनी अहम बात थी, लेकिन उसके मास्टर होने के नाते विनोद ने उसकी बात नहीं मानी और न ही उसके निर्देश दिए, बल्कि जल्दी वापस चला गया। ये जरूर कोई बहुत बड़ी बात थी। मानवी सोच रही थी कि आखिर किस परिस्थिति में विनोद इतना बेचैन हो सकता है। तभी विनोद की आवाज उसके कानों में पड़ी, छोटी सुंदरी, जल्दी जाओ और लौटकर जल्दी आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह कहकर विनोद मुड़ा और वापस जाने लगा। उसने बॉडीगार्ड शूरवीर रोहित की तरफ एक नजर भी नहीं डाली। वो उस तरह का इंसान था जो सिर्फ उन्हीं लोगों को जवाब देता था जिनमें उसकी दिलचस्पी होती थी। जादूगर हमेशा अपनी शक्तिशाली ताकत के कारण घमंडी और अभिमान होते थे। उसके जाने के बाद रोहित ने मानवी से पूछा, मानवी, क्या विनोद ने सचमुच तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लिया?
रोहित ने मानवी से पुष्टि करते हुए अपने घोड़े को तेज चलने को कहा। मानवी ने विनोद द्वारा दी गई चीजों का निरीक्षण करते हुए उदासीनता से कहा, हाँ। मानवी के मन में रोहित के बारे में कोई अच्छी राय नहीं थी। हालांकि उस दिन रोहित ने उसके प्रति अपनी वफादारी की कसम खाई थी, लेकिन फिर भी वो उस पर अब भरोसा नहीं करती थी। ब्रेसलेट पहनने और लबादा व सुंदर धनुष को सुरक्षित रखने के बाद मानवी आगे बढ़ी। रोहित उसके पीछे पीछे चल रहा था। पूरे रास्ते उन्हें किसी से भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि अगर सिर्फ दो लोगों का एक समूह, एक जादूगर एक योद्धा, गेल गोर्ज की तरफ निकल रहा था, तो या तो वो नौसिखिए थे या फिर बहुत शक्तिशाली। जाहिर है ज्यादातर लोगों को लगा कि ये दोनों ही नौसिखिए हैं। उनकी आंखों में नौसिखिए जैसी उत्सुकता और उत्साह नहीं था। इस वजह से ठग और डाकू उनसे सम्मानजनक दूरी बनाए हुए थे। ऐसे लोगों की इंद्रियां अक्सर तेज होती थी। वे किसी भी ऐसी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करना चाहते थे जिससे उन्हें किसी भी बुरी स्थिति का सामना करना पड़े। इस तरह वे 5 दिन की यात्रा करके अंततः गेल गोर्ज के पास एक कस्बे में पहुंचे। रोहित ने अपना सामान फिर से इकट्ठा किया और अगले दिन वे गेल गोर्ज में प्रवेश करने की तैयारी करने लगे। रात होते ही मानवी खिड़की के पास आकर चुपचाप सामने के दो पूर्ण चंद्रों को देखने लगी। उसको ये नई दुनिया बहुत रहस्यमयी लगी। हर साल पहले 4 महीने में एक चांद, अगले 4 महीने में 2 चांद और आखिर 4 महीनों में 3 चांद होते थे। अभी 7वें महीने की शुरुआत थी। 2 नीले चांद थे। मानवी ने तो यहाँ तक सोचा कि शायद इन्हीं अजीबोगरीब चांदों की वजह से यह दुनिया जादू और रहस्यमयी चीजों से भरी हुई है। गेल गोर्ज खतरे और मुनाफे दोनों का ठिकाना था। वहां जितने ज्यादा खतरों से गुजरने वाले थे उतना ही ज्यादा मुनाफा कमाने वाले थे। अनगिनत साहसी और अंडरवर्ल्ड गिरोह हर दिन यहाँ मिशन पूरा करने, जादुई जानवरों पर शिकार करने, जानवरों के जादुई कोर निकालने और सब कुछ ढेर पैसों में बेचने के लिए आते थे। लेकिन गेल गोर्ज के गहरे हिस्सों में शायद कोई ही जा पाता था। कुछ लोग कहते हैं कि घाटी के दूसरे छोर पर रेगिस्तान था, तो कुछ कहते हैं कि अंतहीन ग्लेशियर। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था कि आगे आखिर था ही क्या। मानवी और रोहित अपने घोड़ों पर सवार होकर गेलगोर्ज में पहुंचे, लेकिन पूरे रास्ते में उन्हें कोई जादुई जानवर नहीं दिखा, यहाँ तक कि बहुत कम स्तर के जानवर भी नहीं। रोहित ने विश्लेषण करते हुए कहा, या तो आसपास कोई उच्च स्तर का जानवर है या फिर कोई शक्तिशाली गैंग अभी अभी यहाँ से गुजरा है। जाहिर है कोई उच्च स्तर का जानवर यहाँ नहीं रहता था, इसलिए साफ था कोई ताकतवर या शक्तिशाली गैंग इस तरफ से गुजरा था। तभी मानवी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो वहां चलते हैं। मानवी की नजरें अंधेरे और गीले धब्बों पर घूमी, क्योंकि दिल तोड़ने वाली घास नम जगहों पर उगती थी, लेकिन ढूंढने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिला। गेल गोर्ज की गहराई और चौड़ाई उनकी कल्पना से भी परे थी। आगे बढ़ने पर रास्ता इतना संकरा हो गया, घोड़े अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए उन दोनों ने अपने घोड़े छोड़कर पैदल ही चलना पड़ा। काफी देर तक चलने के बाद धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। उन्हें केवल 3 दिल तोड़ने वाली घास मिली। तभी रोहित ने मानवी की एक तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो आज यहीं डेरा डालते हैं, वहां एक खुला मैदान है। जाहिर है रोहित पहले भी यहाँ आ चुका था। मानवी ने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। जैसे ही दोनों आगे बढ़े उन्हें एक अजीब सी आवाजें सुनाई थी, मानो कोई लड़ रहा हो। हवा में खून की गंध तैर रही थी। साथ ही लोगों के चिल्लाने और भेड़ियों के गरजने की आवाज भी आ रही थी। रोहित ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अरे ये तो पवन भेड़ियों का झुंड है। जाहिर है पवन भेड़ियों ने किसी पर भी हमला किया था, बुरी तरह से उनसे जूझ रहा था। पवन भेड़िए तीसरे स्तर के जानवर थे, लेकिन वे खास तौर पर परेशान करने वाले थे, क्योंकि वो बहुत नुकसानदायक पवन ब्लेड उगल सकते थे। झुंड में रहते थे और निर्दयी, हठी, पर्याप्त बुद्धि वाले और बहुत ही जिद्दी थे। तभी उनको एक जानी पहचानी गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, लानत है पापा, मैं उनसे मरने तक लड़ूंगा। तुरंत एक ही और आवाज ने उसे चिंतित कर दिया, जिसने किसी को डांटते हुए कहा, रॉबिन, रॉबिन, कोई भी आवेगपूर्ण काम मत करो। यह बात सुनते ही मानवी को एहसास हो गया, यह वही आवाज है जो उसने उस दिन अंडरवर्ल्ड गैंग के आदमियों से बात करते हुए सुनी थी। आयरन ब्लड अंडरवर्ल्ड का कोई गैंग था वो।
रोहित ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, लगता है वो किसी मुसीबत में है। पल पर अंधेरा गहराता जा रहा है और अंधेरा भय और बुराई मौत का स्वर्ग है। उसकी बात सुनते ही मानवी ने अपनी कमर में लटकी जेब से एक छोटी सी काली चिड़िया निकाली। चिड़िया बेजान थी क्योंकि वो एक जादुई कठपुतली थी, शंकर की सबसे शानदार जादुई कृतियों में से एक थी। मानवी ने कठपुतली पक्षी से कुछ जादुई शक्ति भर दी और वो खड़ा हो गया। 2 बार चहचहाया और रात के आकाश में उड़ गया। फिर मानवी ने एक छोटी सी क्रिस्टल बॉल निकाली। क्रिस्टल बॉल ने तुरंत वही दिखाया जो जादुई कठपुतली पक्षी देख रहा था। रोहित चौंक कर देख रहा था। उस निर्भीक चेहरे वाले पुराने जमाने के और कंजूस शंकर ने असल में अपना यह हुनर मानवी को सिखा दिया था। छोटे से क्रिस्टल ग्लोब से पता चल रहा था कि अंडरवर्ल्ड गैंग एक मुश्किल स्थिति में था। उनके आसपास और पवन भेड़िए इंतजार कर रहे थे। वे अंधेरे और रात का इंतजार कर रहे थे। चक्राकार संरचना, सबसे सरल और सबसे कारगर दोनों। हालांकि वो एक तंग परिस्थिति में थे, फिर भी किसी की मृत्यु नहीं हुई थी जिससे उनकी ताकत का पता चलता था। ज्यादातर लड़के और धनुर्धर थे। सिर्फ एक जादूगर था जिसने अपनी सारी जादुई शक्ति इस्तेमाल कर ली थी। जादूगरों की दुर्बलता ही उनके मूल्य को सीधे तौर पर निर्धारित कर सकती थी। उनकी कड़ी सुरक्षा भी थी। तभी रोहित ने मानवी ने पूछा, मिस, क्या आप उनकी मदद करना चाहती हैं? इस बार रोहित ने मानवी का नाम नहीं लिया, बल्कि मिस का नाम लिया, क्योंकि वो मानवी के आदेश का इंतजार कर रहा था, उसकी राय का नहीं। अब क्या करेगी मानवी? क्या मानवी उन लोगों को बचाएगी या फिर नहीं? क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सुपर वुमन मानवी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर कर दें, और हाइप का बटन भी जरूर से जरूर दबाएं।